नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं जहां हूं इस वक्त, ये कोई लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क नहीं है। ये हमारा साइबर सिटी गुड़गांव है। हम यहां पहुंचे हैं गुड़गांव लोकसभा हलके का हाल जानने के लिए, सांसद का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए। हम बात करेंगे कितना विकास हुआ है। एक और तो साइबर सिटी गुड़गांव है, लेकिन यहां पर रेवाड़ी के भी 2 विधानसभा हलके हैं, मेवात के भी 3 विधानसभा हलके हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं गुड़गांव लोकसभा हलके के बारे में। गुड़गांव लोकसभा में 9 विधानसभा हलके हैं। इनमें गुड़गांव, सोहना, बादशाहपुर, पटौदी, रेवाड़ी, बावल, नुहू, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका। इनमें से 3 विधानसभा हलके मेवात जिले से, 2 रेवाड़ी जिले से और 4 गुड़गांव जिले से हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के वक्त यहां 12,44,000 और 437 वोटर थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जाकिर हुसैन को हराकर संसद में पहुंचने में कामयाब रहे थे। तो दोस्तों, आपको गुड़गांव लोकसभा के बारे में पता चल गया। चलिए बात कर लेते हैं सांसद के बारे में। यहां से सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह। सुर्खियों में हैं आजकल, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो अगला चुनाव कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे। करीब 36 साल का अनुभव है दोस्तों उनको राजनीति का। प्रदेश में कई बार विधायक रहे, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे और सांसद के तौर पर ये उनकी तीसरी पारी है और यूपीए 1 में वो केंद्र में मंत्री भी रहे। चलिए एक और नजर डाल लेते हैं उनके करियर पर। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने LLB किया हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह को दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल का कद्दावर नेता माना जाता है। राव इंद्रजीत सिंह भारतीय शूटिंग टीम के सदस्य भी रहे हैं। राव 1977 में पहली बार विधायक बने और 4 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे। वो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे। उसके बाद राव ने केंद्र की राजनीति में कदम रखा। 1998 में पहली बार महेंद्रगढ़ से सांसद चुने गए। 2004 में दूसरी बार भी महेंद्रगढ़ से और 2009 के लोकसभा चुनाव में वो गुड़गांव से सांसद बने। राव कुछ समय पहले सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने एक रैली में कहा कि वो अगला चुनाव कांग्रेस की ओर से नहीं लड़ेंगे। तो मैं तो आज यूं कहना चाहता हूं कि भाई हम कांग्रेसी 35 साल रह लिए। मौजूदा हालात के अंदर हम अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ना चाहते। साथ ही वो विकास को लेकर लगातार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब राव इंद्रजीत सिंह जी से बात कर लेते हैं। वो लगातार कहते हैं कि प्रदेश सरकार की वजह से इस पूरे इलाके में विकास नहीं हुआ है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने कितना प्रयास किया है, कौन कौन सी परियोजनाएं वो लेकर आए हैं या वो लेकर आना चाहते थे जो प्रदेश सरकार की वजह से यहाँ पर नहीं आई। सुनेंगे उनकी जुबानी। तो दोस्तों, मेरे साथ है राव इंद्रजीत सिंह जी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के और कई बार विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और सांसद के तौर पर ये उनकी तीसरी पारी है और केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। हम इनसे ही जानेंगे। राव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। राव जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, सांसद के तौर पर आपकी तीसरी पारी है ये, और अगर मैं बात करूं गुड़गांव से आप सांसद हैं अभी, क्या कुछ किया है तकरीबन इन 4 साढ़े 4 सालों में आपने गुड़गांव के लिए? देखिए, ये पिछले जो 4 साढ़े 4 साल गुड़गांव से सांसद के तौर पे मैंने काटे हैं, इसमें कोई ख़ास उपलब्धि हमारी नहीं हो पाई। यूपीए 1 के अंदर मैं कैबिनेट का सदस्य था, तो उस दौरान जो मैं करवा पाया उन्हीं बातों को अमली जामा पहनाने का मेरा प्रयास
इस UPA 2 के दौरान है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी संकट मेरे को इसके अंदर महसूस हुआ। इसी वजह से जो मेरे पिछले दिनों में कार्यशैली रही है वो रही है जैसी रही है। जी, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट आप पूरे इलाके में लेकर गए हैं, जिस तरीके से महेंद्रगढ़ से 2 बार रहे हैं, तीसरी बार गुड़गांव से हैं। देखिए, जब महेंद्रगढ़ से था तो महेंद्रगढ़ के लिए तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाने में मेरे को कामयाबी मिल गई। लेकिन सबसे प्रमुख अगर उपलब्धि मैं अपनी मानता हूँ UPA 1 के टेन्योर के दौरान की और अब की, वो है कि वेस्टर्न रेल फ्रेट कॉरिडोर जो कुल मिलाकर के 60,000 करोड़ रुपया अनुमानित खर्च करने के बाद चालू होगा, आने वाले 5-4 बरस के अंदर लागू हो जाएगी। और लोगों की माली हालत मैं समझता हूँ केवल इस क्षेत्र के लोगों की ही नहीं बल्कि हरियाणा के और लोगों की भी ये सुधार पाएगी। जो मेवात का एरिया हम देखते हैं, मेवात का एरिया अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि रेल वहाँ पहुँच गई है, रेल पहुँच जाएगी मतलब, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें रेल की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें पानी की ज़रूरत है। पीने का पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, लोग मोल लेकर पानी पीते हैं। वो कहते हैं कि आज तक किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। नहीं, ये बात तो दुरुस्त है कि रेल की ज़रूरत उतनी शायद पानी से तो ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी तौर पे। लेकिन जब पहली बार मैं गया था मेवात के अंदर, मैंने पहली बार तो उस टाइम लोगों ने यही 2 बात कही थी जो आप मेरे से कह रहे हैं। एक तो पीने का पानी हमारे पास नहीं है और दूसरा हमारे को रेल लाइन, बूढ़े हो गए लोग, उन्होंने रेल में बैठ करके नहीं देखा है। तो मैंने 2 चीज़ वायदे किए थे उस टाइम के ऊपर कि मैं एक तो रेल लाइन तुम्हारे यहाँ पर लाने के लिए प्रयासमंद रहूँगा और लाऊंगा। दूसरा मैंने कहा था कि कोटला झील को हम दोबारा से इरिगेशन के तौर पे फैसिलिटेट करेंगे। वो 2007 के अंदर हमने हमारी हरियाणा की सरकार से बातचीत करी और उन्होंने कहा कि भी इसका हम खर्चा वर्चा देख लेते हैं क्या होता है। और उन्होंने देख दाख कर कहा कि उस टाइम 80 करोड़ रुपए लग रहे थे एक्विजिशन के अंदर, पानी को वहाँ ठहराने के लिए, वहाँ से नहर निकालने के लिए वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने वो 2007 के अंदर करके रद्द कर दी। अब 2013 के अंदर जनवरी के महीने मैंने अब सुना है, जो मुझे लेटेस्ट कार्रवाई है कि दोबारा से फाइल CM साहब के टेबल के ऊपर पड़ी है जनवरी की, और अब आ गया महीना नवंबर का। तो अभी तक उसके ऊपर कोई आगे हालांकि कुछ हरकत नहीं हुई है। तो जब नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड हरियाणा का उनको पैसा देने के लिए तैयार है उधार के तौर पे भी, तो मैं नहीं समझ पाया हूं कि हरियाणा सरकार इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रही। तो कहने का मतलब कि हरियाणा सरकार की वजह से वो प्रोजेक्ट अभी लटका हुआ है। चलिए बात करते हैं, एक तो साइबर सिटी गुड़गांव है। बहुत अच्छा शहर लगता है कि विदेशों में आ गए। ओल्ड गुड़गांव की ओर जाते हैं तो बुरा हाल आज भी वहां पर है। वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए शायद कि भाई हम 60% रेवेन्यू हरियाणा के कोष में देते हैं, इसलिए हमारे से तो लेते हैं, लेकिन हमारे को बदले के अंदर कुछ देने की नीयत नहीं लग रही। जब ही मैं समझता हूं कि लोग असंतुष्ट हैं और उनका नुमाइंदा होने के नाते मैं समझता हूं ये भी एक मुख्य कारण है कि मैं भी असंतुष्ट हूँ। चलिए, आप समय समय पर काफ़ी समय हो गया कि प्रदेश सरकार ने भेदभाव किया है दक्षिण हरियाणा के साथ, खासकर उत्तरी हरियाणा वाले कहते हैं कि हमारे साथ भी भेदभाव हुआ है। उधर अगर बात सिरसा, फतेहाबाद, हिसार की करें तो वो भी कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। वजह क्या है इसकी? देखिए, वजह तो खैर एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमन और एबिलिटी की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की है, अकाउंटेबिलिटी की है। अगर अकाउंटेबिलिटी होएगी तो अफसर परफॉर्म करेगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो अफसर क्यों परफॉर्म करेगा जी। और जो सीधा कार्य, अच्छा कार्य कर रहा है उसको आप थपथपी लगाओगे, उसको प्रेज करोगे तो वो आप बढ़िया और काम आगे करेगा, और उसको तुम किनारे कर दोगे तो फिर औरों को भी उनका मनोबल डाउन हो जाता है। जब मैं पहली बार सन 77 के अंदर विधानसभा के अंदर आया था, 400 करोड़ रुपया कुल मिला करके हरियाणा का बजट हुआ करता था, 400 करोड़ रुपया। आज 2013 के अंदर 27,000 करोड़ रुपया है, जिसका मैंने बताया कि 60% गुड़गांव से जाता है। 27,000 करोड़ रुपये आपके पास खर्च करने को हों और आपकी सड़कें टूटी हों,
आपके अस्पतालों के अंदर दवाई ना हो, आपके बिजली के प्रबंध ठीक ढंग से सुचारू रूप से चल ना पा रहे हों, कोल की आवश्यकता हो, तो ये सारी समस्याएं मैं समझता हूँ एड्रेस हो सकती हैं, क्योंकि पैसा है उपलब्ध। अब पैसा किस किस्म से और किस प्रायोरिटी से लगाया जाए वो निर्धारित हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के ऊपर मैं समझता हूँ इसको काबू में लाया जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि धरातल पर हम भी देखते हैं, ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी हमने जो हमारी सरकार है वो कहती है कि हम नंबर 1 हैं, हम गुजरात से भी आगे हैं। जब ज़मीनी स्तर पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, सब कुछ, तो फिर हम नंबर 1 क्यों कहते हैं? मेरे ख्याल से पर कैपिटा इनकम का ब्यौरा देते हुए वो कहते हैं कि भाई हम नंबर 1 हैं, अब केरला ही हमारे से आगे है, मेरा ये अनुमान है। और पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ी है? ज़मीन की बिक्री से। इनकी तो योजनाएं रही हैं, काटो और बेचो, काटो और बेचो। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो शायद इनके दिमाग में पहुंची नहीं। सारे गुड़गांव के इर्द गिर्द के, सारे एनसीआर के एरिया के अंदर यहाँ पर बिल्डरों को जहाँ उंगली पे गिने जाया करते थे 8-10 बिल्डर हुआ करते थे, अब सैकड़ों तो क्या हज़ारों भी हो सकते हैं जो बिल्डर बन गए हैं। और ये कैसे बने हैं? जो बड़ी बड़ी अपनी मर्सिडीज़ के अंदर घूमते हैं, हमारी ज़मीन काट के तो बने हैं। तो जब किसान को आज तक किसी टाइम के ऊपर भी लाइसेंस नहीं मिला, किसान की कहते हैं हम सरकार हैं, किसान प्रदेश है या किसानों का प्रदेश ये कहलाया जाता है हरियाणा, तो किसानों को क्यों नहीं लाइसेंस मिले? चलिए, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या कभी उधर कुमारी शैलजा भी आरोप लगाती है, वीरेंद्र सिंह भी लगाते हैं, तो क्या कभी सोनिया गांधी से नहीं मिले इस बारे में, राहुल गांधी से नहीं मिले कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है या प्रदेश में भेदभाव हो रहा है? देखिए, एक तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ, दर्द व्यक्त कर रहा हूँ, लोगों का नुमाइंदा हूँ। और ये अगर मेरे से मुंह से नहीं निकलेगी बात, तो क्या वो गांव के अंदर बैठा हुआ या गरीब मजदूर की तरफ से निकलेगी? ये बेचारे की कहानी कोई सुनता नहीं, जब मेरी नहीं सुनी जा रही तो उसकी कौन सुनेगा? तो उनका नुमाइंदा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, और मेरे खुद में दिल में जो खलिश उठती है उसको मैं बयां कर रहा हूँ। और पहले मैंने इसको पार्टी के अंदर उठाने का प्रयास किया, फिर जब नई बात सुनी तो पार्टी के मंच के ऊपर उठाने का प्रयास किया, पार्टी के हर लेवल के ऊपर उठाने का प्रयास किया। और जब मेरी बातों के ऊपर कोई फर्क होता नज़र नहीं आया, सो आज के दिन मैं उस स्थान के ऊपर खड़ा हूं कि मैंने यूं कह दिया कि हम कांग्रेस पार्टी से आने वाले समय के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो मैं तो आज यूं कहना चाहता हूं कि भाई हम कांग्रेसी 35 साल रह लिए, मौजूदा हालात के अंदर हम अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ना चाहते। नहीं, कभी सोनिया गांधी से हुई इस बारे बातचीत, राहुल गांधी से हुई? इतना ही कहना उचित है कि हर लेवल के ऊपर कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का एमपी के नाते, भूतपूर्व मंत्री इस कैबिनेट में होने के नाते मैंने अनेक बार प्रयास किए, और मैं समझता हूं कि जो मेरे प्रयास थे और जिसकी बार बार मैं चर्चा करता था, शायद वही एक कारण है कि अगली वाली यूपीए 2 के अंदर मेरे को मंत्री नहीं बनाया गया। चलिए, बहुत कद्दावर नेता हैं आप, 36 साल का एक्सपीरियंस है, 1977 में आगे थे, कई बार प्रदेश में भी रहे, सेंटर में भी आप मंत्री रहे। कद्दावर नेता होने के बावजूद भी नहीं सुनी जा रही, इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, व्यवस्था इस किस्म की राजनीति के अंदर बन गई है कि जो कद्दावर नेता होते हैं उनके जरिए सरकार तो बना ली जाती है, लेकिन जब सरकार को चलाने की बात आती है तो राज्यसभा वाले प्रभावित हो जाते हैं। जो पर्दे के पीछे से राजनीति करने की सोचते हैं, जिनका सिर्फ यही उपलब्धि है कि भाई वो दिन और रात चुपड़ी चुपड़ी ज़बान से बातचीत करने के अंदर माहिर हैं, उन लोगों की ज़्यादा सुनी जाती है, ना कि कद्दावर नेताओं की। तो आज के दिन जो चेंज करने की आज के दिन हवा सी चल रही है कि ज़रूरत है, वो यही वजह है कि कद्दावर नेता हालांकि बात कहते हैं, सहज सहज वो किनारे होते जाते हैं। जी, चलिए बात करें, जिस तरीके से आपने कहा, ये कब तक चलता रहेगा कि जो मुख्यमंत्री है
वो सिर्फ अपने इलाके के लोगों की सुनेगा, सिर्फ वहां पर ही नौकरियां देंगे, सिर्फ वहां पर ही विकास होगा? कब ऐसा समय आएगा जब मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के बारे में सोचेगा? व्यवस्था परिवर्तन होएगा, जब सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होएगा। अगर तो केवल पार्टियों के ऊपर ही जनता भरोसा करे तो ऑलरेडी पार्टियों की हैसियत लोगों की निगाह के अंदर काफ़ी डगमगा चुकी है। नेताओं के ऊपर विश्वास लोग करने लग गए हैं। पार्टियों में क्या होता है कि जो चमचे होते हैं, करीबी करीबी होते हैं, उनको दे दी जाती है, उनकी उपलब्धि हो या ना हो पैराशूट करके वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर। जब देखते हैं कि भाई अब हवा अनुकूल है, उनको जिताने के लिए ठीक ठाक माहौल है, तो पैराशूट कर दो, और बनाने के लिए किसी और बेचारे ने चाहे 6-7 साल मेहनत करी हो, उसको उधर किनारे कर दो। जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रदेश कांग्रेस में बहुत ज़्यादा गुटबाजी बढ़ गई है और इसका खामियाजा भी प्रदेश कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। पिछले इलेक्शन में भी भुगतना पड़ा जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। अभी भी गुटबाजी बहुत है। क्या सोचते हैं कि आने वाले चुनाव में कितना नुकसान हो सकता है प्रदेश कांग्रेस की, अगर हम बात करें? देखो, थोड़ा बहुत गुटबाजी तो हर एक पार्टी में होती है, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा नहीं। हर एक पार्टी में पहले से भी थी। फर्क आज से 30 साल पहले और अब में ये हो गया कि आपसी विवाद अगर आपका है तो सिर्फ वो राजनीतिक सोच का है, एक दूसरे के पर्सनल वेंडेटा नहीं बन जाता, लोगों को बांटने की नौबत नहीं आती। अब तो क्या है कि अगर हमारा आपसे नहीं बनता है तो हम तो और आप बैठ के बात करेंगे नहीं, लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके वर्कर, सपोर्टर भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। चलिए राव साहब, बहुत लंबा एक्सपीरियंस, 36 साल का एक्सपीरियंस आपका। इससे पहले आपके पापा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे। इतना लंबा एक्सपीरियंस, फिर भी आज राव इंद्रजीत सिंह अकेले क्यों पड़ गए? नहीं, ये तो अकेला नहीं हूँ मैं। आज तो मैं सोचता हूँ कि लोग मेरे साथ पहले से ज़्यादा हैं। आज वास्तव में आज अपने आप को मैं यूँ समझता हूँ कि लोगों का प्रतिनिधि मैं हूँ। पहले तो पार्टियों का प्रतिनिधि था सिर्फ, और थोड़ा बहुत लोगों का था, लेकिन आज मैं लोगों का प्रतिनिधि पहले हूँ, पार्टियों का हूँ ना हूँ उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। चलिए राव साहब, एक आखिरी सवाल है, अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने या हों तो क्या दक्षिण हरियाणा, उत्तरी हरियाणा या जो सिरसा फतेहाबाद, क्या मॉडल रहेगा हरियाणा को लेकर आपका? मैं आपको बताऊं कि हरियाणा के अंदर कभी भी 45 सीट से फालतू कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी। जब से हरियाणा बनाया 66 में और 2004 तक ये हिस्ट्री रही है कि 45 सीट पर पहुंचने तक भी समस्या हो जाया करती थी। लोग जुगाड़ करके सरकारें बनाया करते थे। पहली बार 2004 के अंदर 67 सीट कांग्रेस पार्टी को आई। किस लिए आई? कि हम 4-5 तकरीबन हम उम्र साथी थे, हम इकट्ठे हुए और पहली बार 67 सीट हमारे को मिली। अब उस मैंडेट को हमने कायम रख पाए हैं, नहीं रख पाए हैं, हमारे ये 4-5 जने हैं, इनकी आपस के अंदर क्या सूरत है ये आपको भी मालूम है। ये 4-5 लोग कौन कौन हैं? देखो, हमारे तकरीबन सारे पदों पे हैं। हमारे अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह हुआ करते थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे, शैलजा हुआ करती थी, सरदार हरपाल सिंह हुआ करते थे, बेचारे अब तो गुजर गए, उनके बेटे साहब एक मंत्री हैं, और भी कई थे। पर हमने ये इस टाइम यही लिया था कि भाई अगर कभी कामयाब हुए तो हम लोगों को इंसाफ देंगे। तो वो दे पाए नहीं दे पाए ये तो पब्लिक बताएगी, लेकिन आज मेरी नीयत तो इंसाफ देने की है और इसीलिए मैंने अपना मंच का नाम इंसाफ दिया है। क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए क्या ये फिर 4-5 लोग इकट्ठे हो सकते हैं? असंभव। जैसे कि प्याले के अंदर पानी होता है, प्याला भरा है, लेकिन अगर उसको एक बार फेंक दो, भगा दो, तो वो वापस इकट्ठा नहीं हो पाता, बूंद भी नहीं हो पाती उसमें से। तो मेरे को नहीं लगता कि पानी इतना जो गुजर चुका है पुल के नीचे से, अब ये वापस पुल की तरफ चढ़ेगा। राव साहब, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल है जो प्रदेश की जनता इस समय जानना चाहती है कि राव साहब अब किस पार्टी में जाने वाले हैं? देखिए, मंथन हो रहा है, परिवर्तन का दौर है। थोड़े बहुत दिनों के अंदर
स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप इंतजार करिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक लहर सी चल रही है पूरे देश में, क्या आप उस लहर के साथ जाना चाहेंगे? देखो, लहर अगर ठीक मुद्दों के ऊपर सवार होकर के आती है तो उस लहर के अंदर जुड़ना भी कोई गलत बात नहीं है। अगर मेरा ईमान मानता है कि ये लहर ठीक है तो मैं क्यों अपने ईमान को नकारूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब जी हमसे बातचीत के लिए। तो ये राव इंद्रजीत सिंह बता रहे हैं कि अगर एक समान रूप से विकास करना है प्रदेश का तो बहुत जरूरत है व्यवस्था परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन की नहीं। दोस्तों वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चलेंगे गुड़गांव लोकसभा हलके जो हैं वहां पर, और जानेंगे वहां पर विकास का क्या कुछ हाल है और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है।